सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। आज 5 फरवरी को 8.25 अरब इंसानों की दुनिया में हुर्रियत के मायनों से आशना ज़मीर रखने वाला हर इंसान दुनिया में कैद जन्नत यानी मकबूजा कश्मीर के साथ इजहार एकजहती कर रहा है। रैलियाँ निकाली जा रही हैं, मुजाहरे, जलसे जुलूस, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। कश्मीरी अपना मुकदमा लिए खड़े हैं और अक़वाम आलम के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूनाइटेड नेशंस को याद दिला रहे हैं कि 1948 में किसी और ने नहीं बल्कि आपने तस्वीर किया था। आपने कहा था कि हक़ खुदरादियत कश्मीरियों का जायज़ हक है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम करती है, लेकिन जन्नत अर्जी पर काबिज दुनिया की सबसे बड़ी नाम नेहा जमहूरियत ने इसे कल तस्लीम किया और ना ही आज मानती है, बल्कि आज तो वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को उसके मुंह पर मार के कहती है कि जो कर सकते हो कर लो, और इसके बाद कश्मीरियों से जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं, जो कलम उठा सकते हैं वो लिख रहे हैं, जो क्लाशनकोफ चला सकते हैं वो राह वफा में अपनी जानें खपाकर अमर हो रहे हैं। 1948 से अब तक लाखों कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। 5 फरवरी को यौम कश्मीर मनाने की बुनियाद 1990 को जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद मरहूम की अपील ने रखी थी और उन दिनों वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो मकबूजा कश्मीर के हवाले से तनकीद की जद में थी। काजी हुसैन अहमद ने कश्मीरियों से यकजहती के इजहार के लिए 5 फरवरी 1989 को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया, जिसकी तायीद वज़ीर आला पंजाब मियाँ नवाज शरीफ ने भी की और उस वक्त के अपोजिशन इत्तेहाद IGI ने भी की, और उसके बाद वज़ीर आज़म ने भी हिमायत करते हुए आम तातील का ऐलान कर दिया। तब से हर बरस 5 फरवरी का दिन उस कश्मीर से यकजहती के उन्वान से मनाया जाता है जहाँ पर दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान से मोहब्बत और हक़ खुदरादियत की बड़ी भारी कीमत अदा कर रहा है। 1989 से शुरू होने वाली तहरीक जो है उसके दूसरे मरहले में 1,72,567 सिविलियंस गिरफ्तार किए गए और जान से जाने वालों की तादाद 96,408 बताई जाती है। इनमें ज़ेर हिरासत शहीद होने वालों की तादाद 7,375 है, जबकि 22,180 सुहागनें बेवा हुई और 1,07,974 बच्चे यतीम हुए। इस अरसे में 11,265 खवातीन का गैंग रेप रिपोर्ट हुआ। इसके बावजूद भारत कश्मीरियों को अपने मौक़िफ़ से 1 इंच हिला नहीं सका। ज़रा ये देखिएगा जी। तो सुना आपने क्या जी, मेरा बेटा बंदूक रखकर वापस आया तो खुद गोली मार दूंगी। अब जरा आगे बढ़ती हूँ और आज की बात करती हूँ। लीगल फोरम फॉर कश्मीर ने जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है उस पर जुलाई 2024 में एक जायज़ा रिपोर्ट शाया की थी, जिसमें बताया गया था कि जनवरी से जून 2024 तक यानी 6 माह में 32 मुकाबले हुए और कुल 72 अफराद कत्ल, 133 जख्मी और 657 गिरफ्तार किए गए। इस अरसे में 202 सर्च ऑपरेशन हुए और 22 मरतबा इंटरनेट बंद किया गया। और PSA जिसे काला कानून के तहत इस वक्त जो 4,000 के करीब सियासी कारकुन हैं, रहनुमा, सहाफ़ी, वकील भी ज़ेर हिरासत हैं। इनमें बीमार यासिन मलिक साहब और 62 साला खातून रहनुमा आसिया अंदराबी भी शामिल हैं, जो अदालत के बावजूद जेल की सलाखों के पीछे सख्तियाँ झेल रही हैं। और गुज़श्ता 5 बरसों में 10 ऐसी तंजीमों पर पाबंदी लगाई जा चुकी है जो हक़ खुदरादियत का मौक़िफ़ रखती हैं, अपने हक़ की बात करती हैं। और दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके सेनापति दावा करते हैं कि मकबूजा कश्मीर में सब ठीक है। और भारतीय आर्मी चीफ ने 3 हफ्ते पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। और फिर खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचते हुए भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर में 2024 में 73 दहशतगर्द मारे गए, जिनमें 60% पाकिस्तानी थे और उस वक्त जो दहशतगर्द सरगर्म है इनमें 80% पाकिस्तानी। ऐसा कहना है भारतीय आर्मी चीफ का। ज़रा सुनिएगा जी। तो ये बयान देकर जो भारतीय आर्मी चीफ है इन्होंने खुद अपने आप पर और भारतीय फ़ौज को कटहरे में खड़ा कर दिया है। अच्छा, अगर LOC पर इतनी कड़ी और आप कह लें कि मैन टू मैन जो निगरानी के बाद कोई पाकिस्तान से आ रहा है बकौल आपके, तो फिर आपके जो फ़ौजी हैं, आपकी जो सेना है वो वहाँ पे क्या कर रही है? क्या पिकनिक मनाने आए हुए हैं आपके जितने फ़ौजी हैं वहाँ पे? और यही जो जनरल साहब नॉर्दर्न इंडियन आर्मी की कमान कर रहे थे, तो इन्होंने 23 नवंबर 2022 को, आपको पता है, एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? इन्होंने कहा कि जी पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ तकरीबन 300 अस्करियत पसंद सरगर्म है और इनसे ये 300 अस्करियत पसंद 3 बरसों में ख़त्म ना हो सके। और ये जो जनरल साहब बातें कर रहे थे, इनके आर्मी चीफ,
इन्हीं के बयान के जवाब में तब अफवाज पाकिस्तान ने करारा जवाब देते हुए इनको कहा था कि इंडियन आर्मी चीफ ने भारतीय बयानिए के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश की है। भारत दरअसल कश्मीर में जुल्म और अकलियतों पर जबर से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। और गुज़िश्ता रोज भी पाक फौज के सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर की सदारत में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया और कॉन्फ्रेंस में लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के साथ मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया। भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की गई और इन्हें खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा भी करार दिया गया और कहा गया कि भारतीय फौज के खोखले बयानात इनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदेही करते हैं। साथ ही हर किसी के समझ में आने वाली आसान भाषा में वाज़ेह कर दिया गया कि पाकिस्तान आर्मी मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार, चौकस और चौकन्ना है। कॉन्फ्रेंस ने इयादा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम को हक़ के खुदरादियत मिलना चाहिए और पाकिस्तान इसकी हिमायत करता है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और तमाम सूबों के जो वज़रा आला हैं उन्होंने भी कश्मीर डे पर अपने पैगामात में कश्मीरियों के हक़ के खुदरादियत की मुकम्मल हिमायत की और आज पूरी कौम ने अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार करके बता दिया कि पाकिस्तान उनके जायज़ और उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा था, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। आज भी पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने आज़ाद जम्मू कश्मीर का दौरा किया और वज़ीर आज़म ने आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब किया और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी खुसूसी तौर पर मुजफ्फराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और कहा कि कोई शक नहीं कि कश्मीर एक दिन आज़ाद होगा और कश्मीरियों की मर्जी और तकदीर के मुताबिक पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। इस सवाल के लिए मेरे साथ मौजूद है मिशाल मलिक साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मिशाल, बहुत शुक्रिया, आज के दिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला। 75 बरस बाद भी कश्मीर जो है वो कश्मीरी आज़ादी के मुतलाशी हैं और ये क़ौम आलम के ज़मीर पर मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मिशाल, देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि अब 7 डेकेड से ऊपर हो गया है और एक के बाद दूसरी नस्ल जो है वो कुर्बानी दे रही है, अपनी खून की कुर्बानी दे रही है, अपने तन मन धन की दे रही है और अब तक जो है यूनाइटेड नेशंस जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करा सका यूनाइटेड नेशंस की करारदादें। हमने क्या कोई ऐसी चीज़ मांगी थी जो दुनिया में है ही नहीं, जो आसमानों से किसी और प्लैनेट से लानी थी? ये तो एक बेसिक जो लॉ है, राइट है वर्ल्ड ऑर्डर का कि जो हर इंसान जो इस दुनिया में आया है वो उसको एक आज़ादी का राइट है। और ये तो इतनी करारदादें हैं, या तो उन करारदादों को वो कह दें कि वो यूनाइटेड नेशंस की नहीं है, या उनका सिग्नेटरी पाकिस्तान, इंडिया और यूनाइटेड नेशंस नहीं है और उसकी प्रिंसिपल पार्टी कश्मीरी नहीं है। अगर है और अभी तक इंडिया टेबल पर नहीं आना चाह रहा, जब भी वो टेबल पर आया है तो उसने उसके अंदर हमेशा धोखा ही दिया है। तो अब तो खुदारा कि कितना और जेनोसाइड रखना है कश्मीरियों को, कितनी और कब्रें देखनी है दुनिया ने, कितनी और लाशें कश्मीरियों की जो हैं वो सड़कों पे जो है उनका खून बहता हुआ देखना है और तब दुनिया कहेगी कि अब सारी लाशें आ गई हैं, आप प्लेबिसिट करा दो इनकी लाशों के ऊपर। तो दिस इज़ अ फेलियर, it's a failure of the United Nations and the world order that they have yet not implemented any of those pledges and promises they made. अच्छा मिशाल, आपने भारतीय आर्मी चीफ का जब उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में मुश्किल से 300 दहशतगर्द रह गए हैं और आज़ादी की तहरीक दम तोड़ गई है, आपने कैसे देखा था इस बयान को? अच्छा, अगर वो ये समझते हैं कि चंद 300 लोगों के पीछे उन्होंने अपनी लाखों की 10 लाख से जायद फौज को डिप्लॉय किया है, फिर तो बहुत बड़ा वो प्लंडर करें अपने नेशनल रिसोर्सेज का कि उन्होंने जब कोई वहाँ पे कोई इशू ही नहीं रह गया, जब वहाँ के लोग जो हैं वो सारे जो हैं वो सिर्फ अब 300 ही रह गए हैं, तो आप आज़ाद करें उस इलाके को, अपनी वहाँ पे 10 आर्मी के लोग रखें और देखते हैं कि कौन 300 जो लोग हैं वो जो हैं वो पूरी 10 लाख फ़ौज पे हावी हैं कि नहीं। तो मैं समझती हूँ कि एक कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तान के लिए आई थिंक 1 लाख फ़ौज जो है उससे खौफज़दा है। इसका यही मतलब है। और जो भी इनके झूठे दावे हैं दुनिया के सामने है कि इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट मिलिट्राइज्ड जोन विद ड्रैकोनियन लॉज एंड वॉर क्राइम्स एंड जेनोसाइड। तो अच्छा, खुद ही इनकी यादाश्त कमज़ोर है या ये समझते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एमनीशिया। मिशाल, आप क्या समझती हैं कि मकबूजा कश्मीर में जो इलेक्शन ड्रामा है उसके बाद दुनिया को दिखाने के लिए सही, क्या इंसानी हुकूक के हवाले से कुछ कह सकते हैं कि बेहतरी देखने में आई? तो एक सबसे बड़ा थिएटर था और पूरी उसकी कोरियोग्राफ किया गया
जिसके अंदर उन्होंने चंद कुछ लोगों को कश्मीरी जोड़े पहना के चंद कुछ कश्मीरियों को खड़ा करके गन पॉइंट पे इलेक्शन बूथ्स के सामने खड़ा किया और बड़ा एक डिस्प्ले किया कि हमने बड़ा वोटर टर्नआउट दिखाया। हालांकि वोटर टर्नआउट क्या था? वोटर टर्नआउट तो गोस्ट वोटर्स का था जिनको इंडिया ने वहाँ के वोटर राइट्स दिए थे, जो इंडियंस थे। 50 लाख अनऑफिशियली जो डेटा है मेरे पास के उनको वहाँ के डोमिसाइल दिए गए हैं, तो उन्होंने ही वोट दिया। तो इंडियंस ने वोट किया उन्हीं जाली इलेक्शंस में एज गोस्ट वोटर्स, और दुनिया को इन्होंने बताया थ्रू डिप्लोमेट्स जो वहाँ पे गए कि जी हम लोगों ने बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा दिए। और डिप्लोमेट्स को उन्होंने मिसयूज़ किया उनका मैंडेट, और उनको ऐसे दिखाया कि एक डिप्लोमेट जो है वो इलेक्शन ऑब्जर्वर है। ये भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग बात है कि ये तो इंसल्ट है और बीइंग अ डिप्लोमेट कि उनको भी उनके टाइटल को एक्सप्लॉइट करके उनको एज अ इलेक्शन ऑब्जर्वर अगर करना ही था तो यूएन के इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को बुलाते, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग बॉडीज़ को बुलाते, और ख़ुद जो कश्मीरी हैं जिस सॉइल के लोग हैं उनमें से तो कोई भी नहीं ऑब्जर्वर था वहाँ पे खड़ा हुआ जो कि मॉनिटर कर रहा हो। तो दिस इज़ कोई ये एक एक्सरसाइज थी डेमोग्राफिक चेंजेस के हवाले से जो दुनिया को उन्होंने दिखाई, और फिर उसके बाद से वही हो रहा है जो अच्छा पहले हो विशाल, रहा। कश्मीर के वजीर आला जो हैं उनकी काबीना ने 4 नवंबर को रियासती दर्जे की जो बहाली के लिए करारदाद पेश की थी, तो क्या वो हैसियत अब बहाल होती देख रही हैं आप? आई डोंट नो, क्योंकि ये भी उन्हीं के पपेट्स हैं। ये जो भी वादे करते हैं लोगों के साथ वो भी झूठे होते हैं। वो दुनिया को एक न्यूज़ फीड देनी होती है कि हम लोगों ने जो भी जुल्म किया उसके बाद उसके ऊपर फायर फाइटिंग टेक्निक होती है इंडिया की तरफ से ट्रेडिशनली, जो कि वो अपनी तरफ से अनाउंस किसी न किसी के थ्रू करवा देते हैं, होता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इनका जो पास्ट रिकॉर्ड है और इवन द प्रेजेंट जो कुछ ये कर रहे हैं, तो आई डोंट सी के कुछ रिलीफ इनको मिलेगा। अच्छा, जो भारत मकबूजा कश्मीर का बाकायदा ढांचा तब्दील कर रहा है, मकामी आबादी को अक़लियत में बदलने की कह रहे हैं कि मंसूबे पे काम कर रहा है, तो क्या इस साजिश पर अक़वाम आलम की खामोशी एक कौम के साथ बाकायदा जुर्म में हिस्सादारी नहीं है? एक टेबल हो जाए रेजोल्यूशन पॉपुलेशन सेंसस की यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कंडक्ट होके ये इलीगल है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में ये वायलेशन है 4th जिनेवा कन्वेंशन की, और इसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए, तो मैं नहीं समझती कि हिंदुस्तान जो है जितना भी जाबिर हो, जितना भी अप्रेसर हो, कि वो नहीं रुकेगा जब वो अकाउंटेबल हो जाएगा। अगर नहीं वो करना चाहते वो फिर और 100 बहाने हैं डिले करने के लिए, मगर ये कंप्लीट वायलेशन है जो कुछ हिंदुस्तान कर रहा है, सुपरसीड कर रहा है यूएन करारदादों को, इंटरनेशनल लॉ को, जिनेवा कन्वेंशंस को। तो दिस इज़ रियली अ ट्रेजेडी इन टुडेज़ वर्ल्ड दैट whatever India is doing, it is not being held. अच्छा मिशेल, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हुर्रियत पसंद रहनुमा यासिर मलिक साहब को 35 साल पुराने अगवा और कत्ल के मुकदमे में जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू की खुसूसी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। इस मुकदमे में क्या पेशरफ्त है और आप केस की समाज से मुतमईन हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सारे जाली मुकदमे हैं जो भी पहले भी किए गए थे और अब भी, और इनके अंदर यकतरफा फैसले किए जा रहे हैं। एक इंसान को आप खड़ा कर देते हैं और फिर उसको डेथ सेल में डाल देते हैं, जबरन उसको बंद कर देते हैं उसके कि वो बोल ना सके, ना कोई लॉयर है, ना उनको प्रेजेंट करते हैं कि वो अपने डिफेंड कर सकें अपने केस को। तो आप क्या समझते हैं कि इस केस में कोई सैंक्टिटी होगी? इतने वीक केसेस हैं इनकी, तो मतलब कि इनके अपने वहाँ पे जो राइटर्स इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रेमजा शंकर ने द वायर में और दूसरी जगहों पे जो आर्टिकल्स लिखे हैं उसमें उन्होंने पोल खोल दिया इंडियन स्टेट का खुद ही कि भी ये इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है, एक भी प्रूफ एविडेंस नहीं है कि कहीं यासीन साहब इन्वॉल्व हैं। तो ये तो अपने इनके लोग जो हैं वो सच बोल रहे हैं। मगर बात यह है कि जब मोदी सरकार ने अपना पूरा प्लान बनाया हुआ है कि उसने हर कश्मीरी आवाज़ को, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में हो, चाहे वो इंडिया के अंदर कोई सपोर्टर हो, चाहे वो किसी भी फॉरेन सॉइल पर हो, उस आवाज़ को उन्होंने। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा की एक हालिया रिपोर्ट में मिशाली कहा गया है कि भारत के जो ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर है उसमें जो मनशियात के आदी अफराद हैं उनकी तादाद तकरीबन 60,000 है। तो क्या नौजवानों को नशे में मुब्तला करना भी आपको एक सोची समझी साजिश, एक प्लान लगता है? जी, ये तो हर मुमकिन हर तरह की बुराई वहाँ पे डालना चाहते हैं, और ना सिर्फ ड्रग्स के थ्रू बल्कि जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स भी जो हैं उसके थ्रू भी जो जाली दवाइयाँ अद्वियात जो वहाँ पे बेची जाती हैं एक्सपायर्ड वाली, जिस और खानों के अंदर भी जो वहाँ पे मिलावट की जाती है वो भी बहुत ख़तरनाक है। मिल्क के अंदर और भी बहुत से जो फूड आइटम्स हैं, ड्राई फूड आइटम्स के अंदर भी, और जो सब स्टैंडर्ड किस्म की वहाँ पे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भेजे जाते हैं। हालांकि ख़ुद सबसे बड़ा
जो इंडस्ट्री है, फ्रूट इंडस्ट्री इतनी बड़ी जो है वो कश्मीर की है, मगर सारी चीज़ें अगर आप देख लें कि हर लिहाज से कश्मीरियों को, चाहे वो जाली वैक्सीन्स हों, एक्सपायर्ड वैक्सीन्स हों, चाहे दवाइयाँ हों, चाहे वो ड्रग्स हों, हर लिहाज से कश्मीरियों ठीक को है, मिसाल मुझे अदा करें, लेकिन जाने से पहले अक़वाम आलम को आज आप अक़वाम आलम को इस दिन की मुनासबत से क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी? मेरा उनको यही पैगाम है कि अपने डीप स्लम्बर से खुदारा आप वेकअप कर जाएं, और हमें जो हम इंसान हैं, हम भी इसी दुनिया के अंदर हैं, हमें भी शौक़ है कि हम भी आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लें, और हम लोग एक जायज़ स्ट्रगल जो है अपने हक़ खुदरादियत की आज़ादी की कर रहे हैं, और सबसे बदतरीन किस्म का टॉर्चर, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन, जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स को हम निहत्ते फ़ेस करें, तो और कितना हम फ़ेस करें कि हमें आप लोगों की जो है यूनाइटेड नेशंस की अटेंशन मिले कि वो जो हमारे किलर्स, बुचर्स, रेपिस्ट हैं, ऑक्यूपायर्स हैं, उनको जो है आप किसी भी सूरत में अकाउंटेबल करें। तो ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि और कितनी जो ह्यूमन कैपेसिटी, कितनी और सैक्रिफाइस जो है हम लोग करें, तो आप लोग जो है हमें इंसान जो है तस्लीम करेंगे। ठीक, मिशाल, आपके वक्त के लिए, आज के खुसूसी दिन पर आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं बात करूंगी मकबूजा कश्मीर से ही जुड़ी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय हम मनसब से कहा है कि वो तनाज़ा कश्मीर पर बामायनी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात करें। मसला कश्मीर का हल किसी जंग और बर्बरियत में नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 5 फरवरी का दिन भारत को चीख कर याद दिलाता है कि कश्मीर 5 अगस्त से बाहर निकले, और ऐसे इक़दाम से कश्मीर किसी का हिस्सा नहीं बन सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कश्मीरियों की आज़ादी के नारे की शिद्दत में वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, और भारत को आज होश के नाखून लेने होंगे। कश्मीरियों का लहू बहाने से ये मसला हल नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इस बड़ी पेशकश का भारत की जानिब से क्या जवाब आता है, इसका इंतज़ार रहेगा। लेकिन मुल्क में तेज़ी से ग्रैंड अलायंस की तरफ बढ़ती अपोजिशन हुकूमत को मज़ीद इंतज़ार कराने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। अब खुलकर दाव पेश लगाने का वक्त आ गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क में नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया, और इस मुतालबे के बाद तेज़ी से बदलते सियासी मंजरनामे पर आज बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी तजियाकार इफ्तिखार मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। माजिद निज़ामी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में। माजिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इफ्तिखार साहब, तो मैं शुरू करना चाहूँगी, वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से जो भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की गई है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे की जाएगी? क्योंकि भारत की जानिब से जो बॉडी लैंग्वेज है, फिर जो उन्होंने किया, उसके बाद आपको लगता है कि मुज़ाकरात की तरफ वो आएंगे कश्मीर को लेकर? मेरा ख्याल है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा एक पीसफुल सेटलमेंट की बात करता रहा है। अगरचे कश्मीर के मामले पे दोनों मुल्कों के दरमियान 3 जंगें हुई, लेकिन हम अब भी चाहते हैं कि ये मामला UN की करारदादों के मुताबिक पीसफुली हल होना चाहिए। और यही वजह है कि दुनिया के तमाम फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान हमेशा, इसके बावजूद एक न्यूक्लियर मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन हमने हमेशा पीसफुल रहने की और इस सेटलमेंट को इस अंदाज में हल करने की बात की है। तो मेरा ख़्याल में इससे पहले भी हमने कोशिशें बाहर की हैं, इस तरह के मैसेजेस गए हैं, लेकिन आपको मालूम है कि पिछले कम से कम आप कह सकते हैं कि 2 टर्म्स हो चुके हैं नरेंद्र मोदी साहब को, और बीजेपी की जो सरकार है उसका डिज़ाइन बड़ा अग्रेसिव है। गोया कि एक तो मुल्क के अंदर अक़लियतों की ज़िंदगियों को तंग कर देना, वहाँ पे मुश्किलात पैदा करना, न सिर्फ मुस्लिम बल्कि क्रिश्चियंस कम्युनिटी भी वहाँ पे अपने आप को घुटन के माहौल में महसूस कर रही हैं। तो मेरे ख़्याल में ताकत के ज़रिए वो डेमोग्राफिक तब्दीलियाँ और बाकी जो है वो इक़दामात करने पे लगे तो ज़रूर हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि कश्मीरी अवाम इन सारी चीज़ों को ज़रूर सह तो रहे हैं, लेकिन अभी भी वो समझते हैं कि उनको आज़ादी के साथ फ़ैसला करने का हक़ हासिल होना चाहिए। और हम समझते हैं कि आने वाले वक्त में कि जहाँ दुनिया दीगर ख़ित्तों के अंदर के जहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामालियाँ होती हैं और वहाँ पे मर्ज़ी के फ़ैसले मुसल्लत किए जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ खड़ी होती है, तो कश्मीर के मामले भी। और ऐसे में कि जब 2 ऐसे ममालिक के जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, और यहाँ पे हम बार बार ये बात करते हैं कि अगर इस मामले को अनएड्रेस छोड़ती आलमी बिरादरी और इतना बड़ा फोरम UN का, तो फिर इस ख़तरे को आपने अलाइव रखा हुआ है कि दोनों मुल्कों के दरमियान खुदा न खास्ता अब अगर जंग होती है तो वो एक एटमी जंग की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। और डॉक्टर साहब, इस खित्ते के अंदर बहुत बड़ी आबादी दुनिया की रहती है। ख़ुद
सवा अरब की आबादी हिंदुस्तान की है, 26 करोड़ का मुल्क पाकिस्तान है। तो ऐसे इश्यूज़ को इग्नोर करना या पाकिस्तान की आवाज़ को हिंदुस्तान हो या आलमी बिरादरी ना सुने, मैं समझता हूँ कि आप एक बहुत बड़े ख़तरे को अलाइव रख रहे हैं, कुछ जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। तो देखिए, मेरे ख्याल में एक अच्छा मैसेज गया है और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ से भी इसका पॉजिटिव रिस्पांस आना चाहिए। माजिद साहब, आपने इफ्तिखार शराजी साहब को सुना, तो आप भी उम्मीद करते हैं कि भारत की तरफ से इसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस आएगा? क्योंकि भारत ने तो इंतहाई कदम उठा लिए कश्मीर को लेकर और इसको रियासत का दर्जा दे दिया, ज़बरदस्ती वहाँ पे मुसल्लत, और वहाँ पर जो कुछ हो रहा है आपके सामने। बहरहाल हमारी तरफ से बुर्दबारी का मुजाहरा किया गया और ये पेशकश की वज़ीर आज़म साहब की जानिब से। आप क्या जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ से? बहुत शुक्रिया। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वहाँ से इस मामले पर कोई जवाब आएगा। उसकी वजह यह है कि 5 अगस्त की कानून साजी के बाद उन्होंने इस मसले को अंदरूनी तौर पर मसला समझना ही ख़त्म कर दिया है और उससे अफसोसनाक सूरत हाल ये पैदा हुई कि जब पाकिस्तान की तरफ से और आलमी दुनिया की तरफ से जो रिस्पॉन्सेज आए वो इस कदर जानदार नहीं थे कि जिनकी बुनियाद पे वो फैसला तब्दील करते। अब लद्दाख की अलहदा हैसियत है, जम्मू की अलहदा हैसियत है और कश्मीर का जो मामला है वो हमारे सामने मौजूद है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर हमें, जब हम पाकिस्तान की जानिब से रियासत पाकिस्तान और उसके ईमान है और बाकी इदारों की जानिब से जो आवाज़ देखते हैं वो बदकिस्मती से उतनी तवाना नहीं है, जिसकी वजह से दूसरे ममालिक, आलमी दुनिया या ख़ुसूसन हिंदुस्तान की जानिब से इस चीज़ को उतना सीरियस भी नहीं लिया जाता। जो हाई टाइम था गुज़िश्ता 10 सालों में, वो 2-3 दफ़ा ऐसा आया जब बुरहान वानी का वाक़या हुआ, उसके बाद बड़े वहाँ पे हंगामे हुए, मुजाहरे हुए। उस वक्त भी एक अच्छा मौका था, लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर पाकिस्तान वो कुछ नहीं कर सका। फिर 5 अगस्त का जो वाक़या हुआ, उसके बाद जब उन्होंने इसकी हैसियत को तब्दील किया, अपने आइन में तब्दीली की, उस वक्त भी पाकिस्तान की जानिब से जो रिस्पॉन्स गया वो इस हद तक तवाना नहीं था। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में पार्लियामान के अंदर कश्मीर कमेटी की जो चेयरमैनशिप है वो सियासी रिश्वत का एक अहम जरिया शुमार किया जाता है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर मुझे तो ये सिर्फ ज़बान और बयान की हद तक चीज़ें लगती हैं कि जिसके अंदर साल में एक मरतबा कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए बयान दिए जाते हैं, जो कि बिल्कुल तुंदो तेज़ बयान होते हैं, जिसमें एक पावरफुल मैसेज होता है। लेकिन उसके बाद पूरा साल उस कॉज के लिए सफारती तौर पे या सियासी तौर पे जो कुछ करना चाहिए वो होता नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से ये मसला दिन ब दिन हमें एक खटाई की जानिब जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, चले अब ये ज़रा मुल्क के सियासी मामलात की तरफ आ जाते हैं। शराई साहब, ये जो मुज़ाकरात हमारे यहाँ एक होने थे पीटीआई और हुकूमत के, वो भी खटाई की जानिब जाते हुए दिखाई दिए। फिर हम ये कह सकते हैं कि मायूसी की हद कह सकते हैं। मुखालिफिन तो एनआरओ कह रहे हैं उस खत को जो कि लिखा गया बानी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से आर्मी चीफ के नाम। तो आपको लगता है कि वो एक किस्म का एनआरओ मांगा जा रहा है, या मुज़ाकरात के जितने भी अदवार हुए जो कि जिसका उन किसी करवट नहीं बैठा, बिल्कुल नाकाम हुए वो, उसके बाद ये मायूसी का एक आलम था। फिर 8 फरवरी को ये बाकायदा एहतजाज भी करने जा रहे हैं। तो वो सारे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखें, मेरे ख्याल में उसको हम एनआरओ तो हरगिज़ नहीं कह सकते। एक साबिक वज़ीर आज़म के तौर पे जो उनकी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक़ एक अंडरस्टैंडिंग बनी है और जो हालात इस वक्त हैं, उन्होंने बुनियादी तौर पर उनको एक्सप्लेन किया है। ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है, इस मुल्क की जो फ़ौजी क़यादत है, गोया कि तारीख़ तो इस बात की गवाह है कि बहरहाल एक इस इदारे का रोल सियासी भी रहा है और फ़ैसला साजी में भी उनका बड़ा अहम किरदार है। तो मेरा ख़्याल में उनको लिखने का बुनियादी मकसद ये था कि शायद ये अभी भी लग रहा है कि जो इस वक्त जिस अंदाज में मुल्क को चलाया जा रहा है उसमें उनका एक बड़ा अहम रोल है। तो यही वजह है, वरना तो असूलन मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखना चाहिए था, मुल्क के सदर को लिखना चाहिए था, पार्लियामेंटेरियंस को लिखना चाहिए था, स्पीकर को लिखना चाहिए था, बट वो क्यों आर्मी चीफ को लिखा गया? तो मेरा ख्याल में एक तो ये है कि उनको लगता है कि अभी भी मामलात वहीं से देखे जा रहे हैं। दूसरा ये है कि डेस्परेशन मैं नहीं समझता कि मायूसी का आलम है, हरगिज़ नहीं है। वो पहले दिन से वो शख्स कह रहा है कि शायद वो किसी डील पे बिलीव नहीं करते, वो कैसा रिलीफ नहीं चाहते, वो इस मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते, बड़ी गाला में नहीं बैठना चाहते, बल्कि वो समझते हैं कि चीज़ों को अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ जो है वो एड्रेस किया जाए। अब देखिए, हुकूमत का जो तर्ज अमल इस दौरान हम डॉक्टर साहब देख रहे हैं, सिचुएशन काम डाउन होगी तो उसका जो पहला बेनिफिशरी होगा वो हुकूमत वक्त होगी, और एक ऐसी हुकूमत कि जो समझती है कि मुल्क के अंदर जब तक कि सियासी माहौल गर्म रहेगा शायद इस मुल्क की मईशत आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो जो हुकूमत के एंड पे एक एफ़र्ट होनी चाहिए थी
मुझे तो उसमें कोई ज़्यादा सर संजीदगी एक नज़र नहीं मिनट, आई। इफ्तिखार पे एक मिनट, आपने कहा कि अगर ये माहौल काम डाउन की तरफ जाता है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी हुकूमत वक्त होगी। लेकिन ये तो मुतालिबा, मतलब एक तो हुकूमत वक्त को हुकूमत मानते नहीं है पीटीआई वाले, फॉर्म 45 47 की बहस आप भूल गए शायद, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान समेत ऑपोजिशन तो मुतालिबा करी है नए इलेक्शन का। तो अगर ये माहौल काम डाउन होता है तो फिर नए इलेक्शन की तरफ अगर माहौल जाता हुआ दिखाई देता है तो फिर हुकूमत वक्त को आप कहाँ देखते हैं? नहीं, डेफिनेटली मेरे ख्याल में इतना जल्दी तो नहीं होगा कि आप अपोजिशन कुछ मुतालबात ऐसे लेके आई कि हुकूमत वक्त मुस्ताफ़ी के घर चली जाए और नए इंतखाबात कराए जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो अंगेज किया हुकूमत वक्त को, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि बहरहाल एक हुकूमत है वो जैसी और मैंडेट पूरा किया जाएगा। अगर मुज़ाकरात होंगे तो इसी शर्त पे होंगे कि मैंडेट हुकूमत पूरा करेगी। एग्जैक्टली। और फिर जो डिमांड लिस्ट थी आपने देखा है, उस डिमांड लिस्ट को भी उन्होंने सिर्फ 2 नुकात तक महदूद कर दिया। गोया कि वो नहीं चाह रहे थे कि इलेक्शन का ऑडिट होना चाहिए, उनका चोरीशुदा मैंडेट उनको वापस किया जाए। सिर्फ ये कह रहे थे कि 9 मई 26 नवंबर पे कमीशन बना दे, सियासी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में बड़े जायज़ मुतालबात थे। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा था कि लेकिन आप देखिए मोहम्मद, ये जो मुद्दत है इसको पूरा करने का कहा जाएगा। मेरा ख्याल है कि जब आप कुछ थोड़ा सा उनको पॉजिटिव जेस्चर देंगे तो फिर होता ये है कि विन विन सिचुएशन दोनों के लिए होती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अपोजिशन जो मुतालबात लेके आई वो 100% पूरे हो जाए, नहीं हो सकता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप उनके जायज़ मुतालबात को भी इम्पोर्टेंस ना दें और उनको भी संजीदगी से ना लें तो फिर मेरे ख्याल में अपोजिशन के पास यही एक रास्ता रह जाता है कि जब आप उनसे स्पेस भी छीन लें, उनकी बात भी ना सुने, तो फिर यही होता है डॉक्टर साहबा कि लोग चाहते हैं कि हुकूमत वक्त के लिए मुश्किलात पैदा की जाए, वो सड़कों के अंदर या पार्लिमान में। आपने देखा कि पिछले दिनों जो इजलास पार्लिमान के चले, कुछ कवानीन पास करने थे हुकूमत वक्त ने, लेकिन वो नहीं कर पाई क्योंकि माहौल इस कदर ख़राब हो चुका था पार्लिमान का कि वहाँ पे ना कोई डिस्कशन हो रही थी, ना डिबेट हो रही थी, और ना ही उसके ऊपर स्पीकर बेहतर अंदाज में कोई वोटिंग करा पा रहे थे। तो मेरा ख्याल है इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि जो लगता है कि जब आप बंद कमरा में लोगों के साथ बैठ के गुफ्तगू करें तो कहीं ना ये कहते हैं कि हाँ कुछ मुतालबात उनके बड़े दुरुस्त हैं, वो जायज़ है, तो मीनिंगफुल फिर डायलॉग होने चाहिए। उनको ये एक जेस्चर दें कि जी बिल्कुल हम आपको सुन रहे हैं और आपके लिए हम रास्ता बना रहे हैं। बट अगर आपके सीनियर अकाबरीन जिसमें राना सनाउल्लाह साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, या जो नौजवान आपके पार्लियामेंटेरियन हैं जो दानियाल जैसे, अगर ये लोग फिर साथ में बैठ के उस क़यादत को पीटीआई को ब्लेम भी करें और ये भी उन पर इल्ज़ाम लगाएं कि आप तो एनआरओ मांग रहे हैं, तो मेरा ख्याल में फिर माहौल ख़राब होता है, उससे चीज़ें मुस्बत अंदाज में आगे नहीं बढ़ पाती। तो थोड़ा सा हुकूमत वक्त को अपने कंडक्ट के ऊपर थोड़ा सा नज़रसानी करनी चाहिए। ठीक है जी, आपकी तरफ मैं आना चाह रही थी मादी साहब। एक तो ये कि आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, जो कि ख़त लिखा गया आर्मी चीफ के नाम और अस्करी ज़राए से जो ख़बर सामने आई वो ये कि ज़ाहिर बात है सियासत से कोई लेना देना नहीं है, फ़ौज का, और सियासत से फ़ौज को दूर रखा जाए, बड़ी दफ़ा वाजे कर चुके हैं, और सियासतदान खुद बैठकर आपस में बात करें। लेकिन सियासतदान खुद बैठकर आपस में जो बात करते रहे, जो मुज़ाकरात की जितनी भी नशिस्तें हुई वो आपके सामने, उसमें से कुछ भी नहीं निकला। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इस वक्त एक टेक्निकल इशू है जो तहरीक इंसाफ को दरपेश है, वो ये है कि फरवरी का महीना इलेक्शंस का पहला साल मुकम्मल होने के है। इस महीने के अंदर उन्हें मुफाहमती सियासत सूट नहीं करती, इसलिए जब हम टाइमलाइन देखते हैं मुज़ाकरात ख़त्म करने के, जारहाना सियासत की तरफ जाने के, आलिया हमजा और जुनैद अख्तर की अपॉइंटमेंट के, तो उससे ये पता चलता है कि चूँकि ये फरवरी का महीना 8 फरवरी का दिन आ रहा है, तो इस महीने में तहरीक इंसाफ की सियासत को ये सूट नहीं करता कि वो इसके अंदर अपोजिशन में होते हुए मुज़ाकरात की बात करें। तो इसलिए मुझे इसके अंदर ये जारहानापन जो नज़र आ रहा है उसकी ये वजह बिल्कुल हो सकती है। हाँ, फरवरी के बाद फिर कोई बैकडोर जो राब्ते हैं वो बहाल हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ जो ग्रैंड अलायंस की बात कर रही है या मुज़ाहमत की जलसे जुलूसों के अहिया की बात कर रही है, उसकी रीज़न ये है कि एक तो 8 फरवरी का मामला है, दूसरा अहम तरीन मामला ये है कि नवंबर के एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुन कुछ मायूस थे और परेशान थे, क्योंकि अगर नवंबर में ऑपरेशन ना भी होता तो उससे पहले तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी के ऊपर कई सवालिया निशान थे कि कैसे इस एहतजाज को कंक्लूड किया जाएगा, कैसे इसको आगे लेके चला जाएगा। तो अब उस बात को भी 2-3 महीने हो चुके हैं, तो अब तहरीक इंसाफ अपनी क़यादत के जरिए अवाम से राब्ता करके उन्हें ये बताना चाहती है कि अभी हम मजीद एक्टिव होने जा रहे हैं और एक नई रूह उनके अंदर वो फूटना चाहते हैं। तो इन दो चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि फरवरी जो है वो खासा गर्मा गर्म होगा सियासी तौर पर।
ठीक है, अब 8 फरवरी का जो एहतजाज होगा इफ्तिखार भाई, उसको आप कैसे देखते हैं? 9 मई का मामला सानिया 9 मई आपके सामने है, 26 जो नवंबर था वो भी आपके सामने है, जिस पर अभी जो पता चल जाएगा क्या होने जा रहा है, तो 8 फरवरी को फिर क्या होगा? देखिए मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त का तर्ज अमल फिर देखें ना, आपने मुल्क के वज़ीर दाखिला क्या कह रहे हैं कि जी हम तुमसे कहेंगे कि ना करें, नहीं तो फिर ताकत का इस्तेमाल होगा, रियासत अपनी ताकत दिखाएगी। मेरे ख्याल में इतनी पॉलिटिकल स्पेस तो देनी चाहिए हुकूमत वक्त को कि कोई अगर एहतजाज करना चाहे एक मखसूस जगह पे जाके वो जलसा करना चाहे, तो माजी में ये कंसेशंस तो इनको भी मिलती रही हैं ना, पूरे मुल्क के अंदर लॉन्ग मार्चेस भी हुए हैं। वो मौलाना फजल रहमान साहब एक धरना लेके आए थे, आपको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची से चले थे, पूरा पंजाब होते हुए, उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और इस्लामाबाद तक आए थे, डी चौक में जलसा करके चले गए थे। तो आज अगर आप इस बुनियाद पे कि जी आपका ख्याल ये है कि आएंगे तो तोड़ फोड़ करेंगे, मेरे ख्याल में इस बयानिए को कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उनको स्पेस दें, वो इस मुल्क की एक रियलिटी है, वो पार्लिमान में बड़ी भरपूर अंदाज में वो जमात मौजूद है, तो कम अज़ कम आप जब थोड़ा सा रास्ता देंगे तो उससे मेरे ख्याल में उनके अंदर भी जो एक मनफियत है वो कम होगी और वो भी समझेंगे कि उनको स्पेस मिल रही है तो एंगेजमेंट की तरफ आएंगे। बट अगर आपका तर्ज अमल ये रहता है कि वो कोई मुजाहरा अनाउंस करे और आप पूरे मुल्क के अंदर कंटेनर्स लगा दें, आम लोगों की ज़िंदगी को भी अजीरन कर दें, तो मैं नहीं समझता कि हुकूमतें ऐसा किया करती हैं। अगर आप करेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है पोलिटिकल टेम्परेचर तो नीचे आएगा नहीं। और जो फिर ख़त के अंदर उन्होंने जिक्र किया है कि जिस मुल्क के अंदर पोलिटिकल अनसैनिटरिटी होती है, डॉक्टर साहब वहाँ पे कोई सरमायाकारी नहीं। दूसरी जानिब ने कैसे देखा है? आपके ज़राए क्या कहते हैं? सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं। अच्छा, कल जो कंट्रोवर्सी बड़ी चल रही थी अजीब से कि जी ख़त कहीं पहुंचा नहीं है, कहीं मिला नहीं आपके है, अंदर के ज़राए क्या कहते हैं? मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप डिक्शनरी को खोल के देखें कि ओपन लेटर की मीनिंग क्या है। ओपन लेटर ये होता है कि उसको पब्लिक में ओपन कर दिया जाता है, शायद किसी एक शख्स को एड्रेस किया जाता है, बट वो मीडिया के हवाले कर सबकी रीच में कोई भी पढ़ सकता है, उसको कोई भी पढ़ सकता है, मुखातिब को एक शख्स है, बट इट्स ए ओपन लेटर। तो कल पीटीआई की क़यादत से भी जब सवाल उन्होंने कहा जी हमने तो किसी को पोस्ट नहीं किया, ये तो हमने ओपन किया है, और जाहिर है जिनके नाम लिखे हैं वो जिनके नाम लिखा है रीच में भी तो है ना इंटरनेट और बिल्कुल, लेकिन उन्होंने पढ़ा भी मीडिया पढ़ा तो भी मेरे ख्याल में वो खत अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है। अब उसके अंदर जो कंटेंट है उससे आप कितना इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते, मेरे ख्याल में उसको ज़रूर देखना चाहिए। फिर इस मुल्क के अंदर डिसएंगेजमेंट की गैप की एक तारीख है, तो आप थोड़ा सा तो इफ्तिखार भाई जो ये आर्मी चीफ को खत लिखा गया है, जी जी, इससे जो अडियाला जेल में बैठे साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बानी चेयरमैन पीटीआई, जिन्हें नाम भी लेके बात गए, इमरान खान साहब, उनकी एक साइकी या नफ्सियात या जो वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो अब आर्मी चीफ को ख़त लिख रहे हैं, उनसे मुखातिब हैं, उनसे कह रहे हैं कि मामला को हल करें, इससे क्या एक मैसेज जा रहा है? मैसेज तो मेरे ख्याल में मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया ना कि वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं आपको कि इस वक्त की मुल्क के अंदर वो सियासी पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो, वो हुकूमत अगरचे फ्रंट लाइन पे खड़ी होकर फैसले कर रही है, बट उन फैसलों के पीछे कहीं वो है अदलिया को जिस अंदाज में ये 26 फैनिब तरमीम के ज़रिए रिफॉर्म किया गया है, उनका ख्याल है कि ये भी आइडियाज़ वहीं से आए हैं। अगर पैका एक्ट आया है तो उनका ख्याल में शायद ये भी इनिशिएटिव वहाँ से लिया गया है। तो मेरा ख्याल में एक तो ये उन्होंने कहा है कि जो उनका इम्प्रेशन है कि ये सब कुछ आपने किया जो मुनासिब नहीं है। फिर मेरा ख्याल में उनके कहीं बैक ऑफ द माइंड 70s के 71 के 70 के हालात हैं कि जब मुसल्लह फ़ौज और अवाम के दरमियान एक डिसकनेक्ट पैदा होता है तो उसके नताइज फिर क्या निकलते हैं। तो मेरे ख्याल में वो एक अलार्म बेल ज़रूर बजा रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि इस वक्त हम एक बड़े गैर मामूली हालात का शिकार हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, मुसल्लह फ़ौज एज ए फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर जंग लड़ रही हैं, बट बड़ा ज़रूरी है एक तो मुसल्लह फ़ौज और आम आदमी के दरमियान डिसकनेक्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये कि अवामी तायद और हिमायत हासिल होनी चाहिए फ़ौज को, तभी जाके हम जंग जीत सकते हैं। तो मेरे ख्याल में चीज़ों को रिकॉर्ड पर लाने की कोशिश की है। इससे हर किस मुराद ये नहीं है कि वो उनके अटेंशन ग्रैब करना चाह रहे हैं जो कहना रो लेना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि कुछ ऐसा। ठीक है मारिद साहब, आपको क्या लगता है कि दूसरी तरफ से जो जवाब है वो क्या हो सकता है, और जब ये ख़त लिखा गया तो इसके अलावा क्या मकसद हो सकता है? क्यों आर्मी चीफ को मुखातिब किया गया, जबकि वहाँ से बारहा ये जवाब आता रहा है कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, आप सियासतदान आपस में बैठ के बात करें, लेकिन फिर उन्हीं को मुखातिब करके ख़त लिखा जाना, इसकी क्या वजह होगी? जी मुझे लगता है कि इसकी 2 से 3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि हमारे सामने इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत भी है कि जिसके अंदर सियासी जमातें पार्लियामान में मौजूद थी, लेकिन बामानी मुज़ाकरात कहीं और पे हो रहे थे।
और उसके बाद ये भी ऐलानात किए कि जी अब इस्टेब्लिशमेंट का फौज का कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जिससे पता चला कि इमरान खान साहब को उनसे शिकायत रही। और दूसरा मामला ये है कि तहरीक इंसाफ की उठान के अंदर ये चीज़ शामिल रही है कि उन्होंने सियासतदानों से ज़्यादा साहब सलामत रखने की बजाय दूसरे इदारों के ज़रिए उनकी पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा किरदार है, जिसकी वजह से शायद वो सियासी जमातों के साथ इंगेज नहीं करना चाहते या उस हद तक नहीं जाना चाहते। हमारे सामने महमूद खान अचकज़ई की एग्जाम्पल भी है कि जब उन्होंने कुछ ना कुछ हौसला अफजा इक़दाम की तरफ जाने की तवज्जो तो दिलाई, लेकिन फिर जब उन्होंने मुज़ाकरात करने शुरू किए या उस जानिब उन्होंने कुछ सोचना शुरू किया तो वो उनसे इख्तियार वापस ले लिया गया। तो तहरीक इंसाफ को बुनियादी तौर पे ये समझना होगा कि ये सारी चीज़ें पार्लियामान के थ्रू या सियासत के थ्रू बेहतर तरीके से हल करना ज़्यादा मुनासिब होगा। ठीक है। ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ और दीगर इदारों का आपस में बिल्कुल राब्ता है और इस हवाले से उनकी इमरान खान साहब की शिकायत भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्लियामान के फोरम को इस्तेमाल करते हुए ही इस चीज़ पे आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ, ये ओपन लेटर लिखना एक अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविटी तो हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिकली इसका कोई ऐसा असर नहीं होगा, क्योंकि जो मुज़ाकरात होने हैं या तो वो पार्लियामान में होने हैं या जो बैकडोर चैनल्स होंगे उसकी कोई प्रेस रिलीज नहीं आती। ठीक है शराय साहब, लास्ट कमेंट जरा दे दीजिएगा, 1 मिनट है, और फिर यानी हम देखेंगे जो बानी चेयरमैन पीटीआई फिर अडियाला में रहेंगे। फिलहाल तो ये लग रहा है जो इस वक्त उनका तर्ज अमल है, जो उनकी सोच है, जो उनका कंडक्ट है, वो तो यही बता रहा है कि वो अब एक तो चीज़ों को रिकॉर्ड पे लेके हैं, दूसरा ये कि ग्रैंड अलायंस की तरफ शायद वो JUFA को और दीगर जमातों को इंगेज करके एक पब्लिक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ही है कि उसमें वो कितनी कामयाब। तो मौलाना साहब जो ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं या और नए इलेक्शन की तरफ जाने का जो माहौल बन रहा है, उनकी बात को कितना सीरियस लिया जा सकता है, क्योंकि 11th आवर पे मौलाना साहब को भी मना लिया जाता है। मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त डॉक्टर साहब है वो ट्रस्ट डेफिसिट है, खुद सियासी जमातों के दरमियान, फिर खुद इमरान खान साहब का जो तर्ज अमल है और एक दूसरे पे भी जो एतमाद नहीं कर पा रहे, एक एक्सट्रीम पे होते, कभी दूसरे एक्सट्रीम पे, कभी वो कहते हैं सियासतदानों से बात नहीं करनी, चोर डाकू हैं, फिर उनके साथ बैठ जाते हैं, कभी वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के। तो मेरा ख्याल में इस कंफ्यूजन की वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट है, जैसे कोई एक दूसरे पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों का ख्याल है कि जब मोमेंटम बनेगा तो हम में से कोई शख्स एक डील करके बाहर चला जाएगा और इस तहरीक को अकेला छोड़ देगा। सारी ऑप्शंस को यानी सोचा जा रहा है, ए प्लान बी प्लान। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। लास्ट में जरा ट्रम्प साहब के हवाले से बता दिए, बड़ी उम्मीदें बांधी हुई थी ट्रम्प साहब आएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या देख रहे हैं? ट्रम्प साहब ने तो मेरे ख्याल में जो टैरिफ के हवाले से इकदाम लिए उनको बैक करना पड़ा अब एक महीने के लिए, साथ में जो नेतन्याहू के साथ मिले हैं कल, तो मेरा ख्याल में बड़ा मैं तो मायूस कुन कहूँगा कि उसको इतना कॉमिक वे में उन्होंने लिया है कि शायद वो इजराइल की एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। और अब आगे भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से जो मुलाकात होनी है ट्रम्प की, तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि चीज़ों को एड्रेस करने में कामयाब हो पाएंगे। बड़ी होप्स थी अमेरिकन को भी और दुनिया को भी शायद बदलने जा रही है, मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह वो लेके चल रहे हैं वो कामयाब हो पाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, और इसी के साथ मुझे दीजिए आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।